मध्य प्रदेश विधानसभा के कल से शुरू होने वाले सत्र पर कोरोना के घने बादल अब मंडराने लगे हैं। वहीं सवाल इस बात को लेकर है कि माननीयों की सेहत के साथ कहीं ये सत्र खिलवाड़ तो साबित नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा की खबरों के मुताबिक अब तक 61 अधिकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। इसके अलावा 7 विधायकों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आने की खबर है। ऐसे में विधानसभा के सत्र के संचालन को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत सदन की कार्रवाई की व्यवस्थाओं का आज जायजा लिया। प्रोटेम स्पीकर के मुताबिक विधानसभा में सदन की कार्रवाई में कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत 2 गज दूरी का पालन करते हुए 94 से 95 विधायकी शामिल हो सकते हैं। बाकी विधायकों को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने की सलाह दी गई है। रामेश्वर शर्मा के मुताबिक विधानसभा के अंदर वही विधायक प्रवेश कर पाएंगे जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। ऐसे में सवाल अब इस बात को लेकर उठ रहा है कि 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा का सत्र क्या अपने तय समय तक 30 दिसंबर तक पूरा हो सकेगा या फिर सत्र की कार्रवाई को बीच में ही खत्म कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में सत्तासीन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपने संगठन को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। इस बार संगठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले मंडल अध्यक्ष पर प्रशिक्षण दिया। इसके पश्चात सीहोर के कृष्ण सभागृह में प्रदेश के 57 जिलों के जिलाध्यक्षों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। पहले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष गिरीश शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, पंकजा मुंडे और सुहास भगत ने इसका शुभारंभ किया और लगातार 57 जिले के जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया। आज द्वितीय दिवस यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सुबह आए, उन्होंने मोर्चा संभाला और यहाँ आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों को पार्टी के संगठन और संघर्ष की बुनियाद के पूरे किस्से यहाँ पर रखे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की यात्रा का वृत्तांत यहाँ पर उपस्थित जिलाध्यक्षों सुनाया। इस प्रशिक्षण के पश्चात भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि यहाँ से निकले 2 दिवसीय प्रशिक्षण से निकले हुए जिलाध्यक्ष अपने अपने जिलों में जाकर भारतीय जनता पार्टी का। राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप देख सकते हैं युवा शक्ति कार्यक्रम का आयोजन यूथ कांग्रेस के द्वारा किया गया था। पीसीसी के सामने मंच बनाया गया था। वहां पे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी राजधानी भोपाल पहुंचे हुए थे और युवा शक्ति जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने भाग लिया। नई टीम जो मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की बनी थी उसके तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। कमलनाथ ने अपना संबोधन दिया, साथ में दूसरे कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो शामिल हुए। करीब 2 घंटे तक ये कार्यक्रम चला। उसके बाद अब कार्यक्रम आगे बढ़ा और साथ में जो किसान स्वाभिमान यात्रा थी उसको शुरू किया गया है। ये यात्रा यहाँ से निकलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बोर्ड ऑफिस जाएगी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। एक झंडा जो है यहाँ पे तिरंगा है उसको लेकर यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चल रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो कि मध्य प्रदेश से यूथ कांग्रेस के इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए और साफ तौर से राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 3 महीने का यूथ कांग्रेस का एक पूरा फॉर्मेट दिया जाएगा और इस फॉर्मेट के जरिए मध्य प्रदेश की यूथ कांग्रेस अगले 3 महीने तक काम करेगी और ये दावा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया गया है कि अब इस पूरे फॉर्मेट से उसके पूरे प्लान से जो है पूरी सरकार मध्य प्रदेश की हिल जाएगी। ग्वालियर आए भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ के खिलाफ हो रही बयानबाजी को लेकर कहा कि कांग्रेस में जो लड़ाई अब तक घर के अंदर चल रही थी वो सड़कों पर आ गई है। आज 1 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अब तक जो घर के अंदर हो रहा था वो अब सड़कों और सब जनता के सामने आ चुका है। कांग्रेस जनता, राज्य और देश में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। जनता के हितों की योजनाओं का विरोध करना कांग्रेस की अब परंपरा बन चुका है। सिंधिया ने कहा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जन कल्याण योजनाओं के साथ है। वहीं कालाधन के लेन देन में अपने समर्थकों के नाम आने पर सिंधिया ने कहा कि जो भी इसमें शामिल होगा रिपोर्ट के आधार पर पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी। आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिंधिया ने आरोप लगाया कि मैंने सदैव कहा है कि कमलनाथ जी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी। सबको मालूम था कि वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। सिंधिया ने अपने समर्थकों की गुटबाजी को लेकर कहा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, कोई मेरे लिए नहीं है,
हम सब भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता है, हमारा कोई गुट नहीं है, किसी तरह का कोई फ्रैक्शन नहीं है। कमल का फूल हमारा झंडा है। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नड्डा जी और अमित शाह है, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिंधिया ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, न उनका कोई समर्थक है, न ही विरोधी है। सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता है और पार्टी के अनुशासन में रहकर काम कर रहे हैं। जबलपुर के धान खरीदी केंद्रों में हजारों किसानों की फसल खुले आसमान के नीचे रखी है। आलम यह है कि यदि किसानों को बारदाना मिलता है तो परिवहन नहीं होता, परिवहन होता है तो कमीशन देना पड़ता है। दिन रात मेहनत करके महंगाई में जैसे तैसे फसल उगाओ और फिर उस उपज को बेचने के लिए खरीदी केंद्रों में बैठे रहो। यही नियति है किसानों की, क्योंकि सरकारी तंत्र किसानों के लिए इस हद तक लचर है कि उनकी सुनवाई करने तक की फुर्सत नहीं। तस्वीरों में दिख रहा यह सरौंद कोकरभुका खरीदी केंद्र है, जहां करीब 1700 किसानों का पंजीयन किया गया है। 3 केंद्रों को मिलाकर जिला प्रशासन ने एक केंद्र बना दिया, लेकिन व्यवस्था केवल औपचारिक ही है। अभी तक यहां करीब 325 किसानों की उपज की खरीदी हुई है। यहां के किसानों ने पहले तो एसएमएस के लिए इंतजार किया और जब एसएमएस आ गया तो यहां उपज लाने के लिए बारदाना के लिए टकटकी लगाए रहे। इसके साथ ही बीते 1 सप्ताह से खरीदी गई उपज का परिवहन न होने से बाकी किसानों को अपनी धान रखने की जगह नहीं मिल रही है। कई खरीदी केंद्रों में किसानों को 30 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन देना पड़ रहा है। यह कमीशन उपज का परिवहन करने के लिए दिया जाता है। बहरहाल जिला अधिकारियों का कहना है कि सभी जगह व्यवस्थाएं ठीक हैं और किसानों को कहीं कोई परेशानी नहीं है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि किसान बहुत परेशान है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से बेहद ही दर्दनाक खबर है। यहाँ एक मां ने अपने 5 माह के मासूम को जिंदा जला दिया। जानकारी के मुताबिक चितरंगी इलाके के सुकहर गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर देर शाम एक 5 माह का मासूम बच्चा रो रहा था। बगल में उसकी मां पड़ी थी और मां को बच्चे की रोने से इतनी तकलीफ हुई कि इस मां ने बच्चे को कपड़े में लपेटकर जिंदा जला दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और हर कोई ये सवाल अब खुद से पूछ रहा है कि आखिर एक मां ऐसा कैसे कर सकती है। बहरहाल सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि महिला के ऊपर भूत प्रेत की बाधा थी, जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि महिला की जो मानसिक स्थिति है वो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से महिला ने ऐसा कदम उठाया है। बच्चे को जब जलाया इस मां ने, तब उसके जो परिजन थे, परिजन घर के बाहर ही मौजूद थे। उन्होंने जब घर के भीतर से धुआं उठता देखा तो दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुँचे, जहां एक कपड़े में से धुएं निकल रहा था। उस धुएं को देख करके जब उन्होंने उस कपड़े को खोला तो उसमें 5 माह का मासूम जिंदा जल चुका था। बेहद गंभीर स्थिति में जब तक इसे अस्पताल पहुंचाया जाता, बच्चे की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद गुड्डू सिंह नाम की इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस इस बात का खुलासा नहीं कर पाई है कि आखिर इस दर्दनाक और दर्द भरी घटना के पीछे वजह क्या है। लेकिन इस खबर के आने के बाद लोग सख्ते में हैं और सब कोई यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक मां इतनी बड़ी कुमाता कैसे हो सकती है कि अपने 5 माह के मासूम को ही जिंदा जला डाले। सिवनी का पेंच टाइगर रिजर्व एक बार फिर नन्हे शावकों की किलकारियों से गुलजार हो चला है। पेंच प्रबंधन ने शावकों के देखे जाने की पुष्टि करते हुए बताया है कि पेंच टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में गश्ती दल को 2 नन्हे शावक धमा चौकड़ी करते नजर आए हैं। ये पाटदेव वाघिन के शावक हैं और शावक की उम्र महज 1.5 से 2 महीने बताई जा रही है। इलाके में शावक दिखाई दिए जाने के बाद पार्क प्रबंधन ने शावकों की सतत निगरानी शुरू कर दी है। पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्तमान समय में 61 वयस्क बाघ और 22 नन्हे शावक मौजूद हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए पेंच टाइगर रिजर्व में पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए ये शावक आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। राजधानी भोपाल में कल खेल अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 खेल हस्तियों को सम्मानित करेंगे। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में कल खेल अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें 28 खेल हस्तियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मानित करेंगे।
ये कार्यक्रम कल शाम को आयोजित होगा, जिसमें 14 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा 3 कोच को विश्वामित्र अवार्ड और एक खेल हस्ती को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। अगर बात की जाए तो 2019 में ये खेल राष्ट्रीय स्तरीय अवार्ड होना था, मगर किन्हीं कारणों के चलते ये अवार्ड नहीं मिल पाए। तो कह सकते हैं 1 साल की देरी के बाद अब ये अवार्ड दिए जाने हैं। खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए हर साल खेल अलंकरण समारोह आयोजित किया जाता है। अगर बात की जाए तो पिछले साल ये खेल अलंकरण समारोह नहीं हो पाया था, जिसके बाद 2019 के खेल अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 खेल हस्तियों को सम्मानित करेंगे। विद्यामितान शिक्षक बीते 62 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने धरना प्रदर्शन में अलग अलग तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह मंत्री के बंगले का घेराव हो या फिर मुख्यमंत्री के बंगले का घेराव, अब विद्यामितान शिक्षक 28 तारीख को विधानसभा घेराव करने को निकलेंगे और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यह अब अंतिम लड़ाई की ओर है उनका आंदोलन। लगातार वो मांग कर रहे हैं नियमितीकरण की और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से जब सरकार में आने से पहले कांग्रेस ने एक आश्वासन दिया था, लिखित आश्वासन विद्यामितान शिक्षकों को दिया था, नियमितीकरण की उनकी जो मांगे थे उसे पूरा करने का भरोसा दिलाया था, मगर 62 दिनों से वो लगातार आंदोलन पर हैं, लेकिन किसी तरह से उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। लगातार नाराज चल रहे विद्यामितान शिक्षक 28 तारीख को विधानसभा घेराव करने के लिए निकलेंगे। सूबे में सरकार बदलते और जिले में चुनाव जीतने के बाद एक मान्य ने वाहनों का काफिला खरीद लिया, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब एक चरवाहे ने बाइक खरीदी तो इसके चर्चे आम हो गए। नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, हर कोई अपने मंच पर इस चरवाहे की कमाई का ब्यौरा देने से नहीं थक रहे हैं। वजह है गोबर की कमाई से खरीदे गई बाइक। लेकिन क्या जिले के सभी चरवाहों की जिंदगी ऐसे ही है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको इसके लिए ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप बेमेतरा जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर अंदर के गौठानों पर नज़र डालिएगा तो उनके बदहाली आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ बेमेतरा से लगे हुए गाँव खुरमुड़ी की, जहाँ पर चरवाहे बाइक तो दूर साइकिल खरीदने तक की हैसियत नहीं रख पा रहे हैं। उनसे गोबर तक खरीदी नहीं की जा रही है। बीते 1 महीनों से वहां गोबर खरीदी बंद है, जिसके बाद वहां के चरवाहे गोबर के कंडे बनाकर उसे बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। इतना ही नहीं, उनसे जो जितने गोबर खरीदा गया था उसमें भी उन्हें 2 रुपये की जगह 1 रुपये का भुगतान किया गया। जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें 1 रुपये देने की वजह बता रहे हैं नकदी भुगतान, क्योंकि उस चरवाहे के पास बैंक खाता तक नहीं है और इन जिम्मेदारों ने उसका बैंक खाता खुलवाने के बजाय उसे आधी कीमत पर गोबर खरीदना ज़्यादा मुनासिब समझा। बेमेतरा जिला पशुपालन मंत्री रविंद्र चौबे का जिला है, बावजूद इसके यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट योजना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें, सरकार बदलने के बाद नरवा गरवा घुरवा बाड़ी पर सरकार का खासा फोकस रहा है और पूरा प्रशासनिक अमला को इस योजना को अच्छे ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए झोंक दिया था। बावजूद इसके देखने को मिल रहा है कि इस जिले में इस योजना को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं है। जैसे ही सूबे में सरकार बदली थी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हर किसी के जुबान पर था। एक नारा भी इन दिनों खूब जोरों पर है कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा और घुरवा बाड़ी, अगर इनके इसी योजना को अधिकारी इसी तरह से पलीदा लगाते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के भी यही 4 चिन्हारी बन जाएंगे। जिले के 139 धान खरीदी केंद्रों में धान की बम्पर आवक हो रही है और जिले के अन्नदाता इन धान खरीदी केंद्रों में अपनी उपज बेच रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इन धान खरीदी केंद्रों में जगह की कमी होने के कारण कहीं ना कहीं धान खरीदी जो है वो प्रभावित हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि बम्पर आवक होने के कारण कई धान खरीदी केंद्रों में जगह नहीं है, जिसके कारण कहीं कभी भी धान खरीदी बंद हो सकती है। वहीं हम आपको बता दें कि जिले के अन्नदाता दूसरी समस्या से भी जूझ रहे हैं, जो सीधे सीधे बारदाने की कमी अब किसानों को सताने लगी है। वहीं जिले में 33 लाख कुंटल धान की खरीदी हो चुकी है और 590 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित कीमत आकी गई है। जिले के धान खरीदी केंद्रों से 4,70,000 धान का कुंटल उठाव हो चुका है और उसके बाद भी यह संकट गहराया हुआ है। अगर स्थिति यही रही और लगातार जल्दी से जल्दी प्रशासन उठाव नहीं कराता है तो कहीं ना कहीं कई केंद्रों
केंद्रों में धान खरीदी बंद हो सकती है। वहीं हम आपको बता दें कि जिले में 1 दिसंबर से धान की खरीदी चल रही है और अन्नदाता अपनी उपज लगातार इन जगहों पर बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अन्नदाताओं की जो परेशानी है वो एक बार फिर से सामने आने लगी है और स्थिति यही रही तो कई धान खरीदी केंद्र बंद हो सकते हैं और किसानों की परेशानी भी बढ़ सकती है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। बलरामपुर जिले में बढ़ गया है सर्दी का सितम। देख सकते हैं कि आप जमकर यहाँ पर पाला गिर रहा है। हम कुसमी सहित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर जमकर पाला गिर रहा है। पूरा पाला से जमीन ढक जा रहा है। जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस घास के मैदान में पाला इस तरह से गिरा हुआ है कि पूरा सफेद लग रहा है, चादर की तरह ढका हुआ है। और ठंड काफी बढ़ चुका है। पारा लगातार नीचे गिरते जा रहा है और ठंड बढ़ते चली जा रही है। इस दिनों लोगों को ठंड का काफी एहसास हो रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। वहीं प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी किया है इसी ठंड को देखते हुए कि लोग ठंड में जरूरी काम रहे तभी घर से निकले। अगर बाहर निकले तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, स्वेटर टोपी पहनकर बाहर निकलें। और अगर किसी को परेशानी होती है सर्दी जुकाम जैसे तो वो डॉक्टरी परामर्श ले सकते हैं। इन दिनों बलरामपुर जिले में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। घरों से निकलना लोग कम कर दिए हैं। जिस तरह से बात की जाए ठंड इस क्षेत्र में बढ़ चुका है। हम आपको बता दें कि बलरामपुर जिला का सामरी पाठ जो प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी कहे जाने वाला गोरलेटा पहाड़ इसी सामरी पाठ में मिलता है, जो प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कहा जाता है। 20 करोड़ रुपए से खर्च की गई जलवर्धन योजना से न्यू बस स्टैंड में बनी 1 करोड़ की पानी टैंकी में आया लीकेज। वासियों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो रहे 10 फुट जल आवर्धन योजना की पहली ही टेस्टिंग में पोल खुलते नजर आ रही है। इस योजना में नगर के न्यू बस स्टैंड में बनी 1 करोड़ की पानी टैंकी में लीकेज आ गया है। पानी टैंकी में लीकेज आने से बस स्टैंड के आसपास मोहल्ले को शुद्ध पानी के लिए और भी कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। नगरवासियों को जलवर्धन योजना से शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए करीब 7 साल पहले 26 करोड़ की स्वीकृति मिली थी। नगर पालिका प्रशासन ने जलवर्धन योजना तैयार करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जिम्मेदारी सौंपी थी। 3-4 चरणों से निवेदन कराकर किसी तरह जलवर्धन योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था। महानदी में 21 करोड़ से इन्हीं का निर्माण की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग को सौंपी गई थी और शेष कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग ने कराया गया था। प्रथम चरण में नगर में 4 स्थानों पर पानी टैंकी को तैयार किया गया। पानी टैंकी बनाने के बाद पाइपलाइन, महानदी के इंटक वेल और फिल्टर प्लांट तैयार होने के बाद आप जलवर्धन योजना की टेस्टिंग चल रही है। पहली टेस्टिंग में जैसे ही न्यू बस स्टैंड के पानी टैंकी में पानी भर का पानी नीचे झरने लगा तो बंद कर दिया गया। अब लीकेज को बंद कराने के लिए तैयारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। पानी टैंकी में लीकेज आने के पर मोहल्ले वासियों ने पूरी तरह से नाराज है। उनका कहना है कि 3 साल से खाली टंकी न्यू बस स्टैंड में पड़ी है। टंकी का निर्माण कार्य पूरा होने के 3 साल बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के अधिकारी लीकेज जांच कर रहे हैं। करोड़ों की जलवर्धन योजना से शुद्ध पानी पीने के लिए नगर की जनता 7 साल से इंतजार कर रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के अधिकारी की अनदेखी और ठेकेदार की मनमानी की खमियाजा नगर की जनता को उठाना पड़ रहा है। समझ सकते हैं कि किस तरह से कार्य संपूर्ण किया गया है, जो कि पानी टेस्टिंग के बाद ही यहाँ पर टैंकी से पानी लीकेज हो रहा है। आप देखने वाली बात है कि इस टैंकी का लीकेज कब तक के ठीक करते हैं और लोगों को कब तक शुद्ध पानी मिल पाता है। यातायात पुलिस की चुनौतियां कई होती हैं। उनमें से एक चुनौती ये भी रहती है कि जब कार्रवाई के समय कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है या और किसी दूसरे नियमों का उल्लंघन करता है तो उस समय विवाद या बहस की स्थिति ज़रूर पैदा होती है। जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही होती है वो अक्सर अपने अप्रोच दबदबे की दिखाने की कोशिश करता है। पुलिस के लिए ज़रा मुश्किल काम होता है। ऐसे में पुलिस पर भी कई तरह के आरोप लगते हैं कि पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है या वसूली करने की कोशिश कर रही है। इसका निदान अब धमतरी पुलिस ने बॉडी वॉर्न कैमरे के रूप में लाया है। शहर के प्रमुख 3 चौराहों पर जो यातायात सिपाही तैनात हुए हैं उनके शरीर में वो कैमरा लगाया गया है और जो हर वक्त रिकॉर्डिंग मोड पर रहता है। जब भी कोई कार्रवाई की जाती है तो उसमें सामने वाले का ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड होता है और इसमें ये दावा किया जा सकता है कि किसने दुर्व्यवहार किया है, किसने नहीं किया। ये पुलिस के लिए एक सुरक्षित मोड देता है, सुरक्षित जगह देता है ताकि वो खुलकर कार्रवाई कर सकें। देखना होगा कि धमतरी पुलिस इस कैमरे की मदद से
ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार और अपने व्यवहार में कितना सुधार ला पाती है।